जैसे हिंदुइज्म में हमारा सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग है, ऐसे एक चक्र होता है। सिमिलर कंसेप्ट जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी वैसा ही कंसेप्ट है। यस, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये अर्ध चक्र में मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उसमें तीर्थंकर हुए, फिर एक साइकिल हुआ, उसमें हुए। अब ये सेम साइकिल में 2600 साल पहले अराउंड 6th सेंचुरी बीसी वर्धमान महावीर हुए। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए। अभी तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, रियलिटी क्या है, अपना सोल को कंप्लीटली प्यूरिफाई किया, सर्वज्ञता या केवल ज्ञान अचीव किया और लोगों को ये मार्ग बताया, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों जैनिज्म दर्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जैनिज्म के बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए, जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि एग्जैक्टली जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो हम किन आइडियाज की बात करते हैं स्पेसिफिकली। जैसे महावीर ने एक्सपीरियंस वायलेंस को किया, वैसे बुद्ध ने सफरिंग को एक्सपीरियंस किया। और सफरिंग तो उन्होंने बताया दुख है, दुख निवारण है, निवारण का मार्ग है, और उसका दुख है, दुख का कारण है, निर्वाण है या निब्बाण है, और निर्वाण का मार्ग है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने ऐसे 12 चेन्स बताए। मतलब हर एक इंसान एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है कि हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा करना है, चाहे फिर हम अपनी जॉब में करें, अपने बिजनेस में करें, और कोई एंड नहीं है उसका। आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जितना आप करते हैं आपको उससे ज्यादा चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आई एम श्योर उनसे पूछा गया होगा कि जो ये एक रेस है, ये आज से तो आई नहीं है, हमेशा से है। पहले के टाइम में लोग राजा होते थे तो उन्हें ज्यादा एरिया चाहिए होता था, जो लोग होते थे उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था। तो क्या इस क्वेश्चन को बुद्धिज्म या बुद्धा आंसर करते हैं अपने मतलब अपने लिबर्ट होने के बाद? सो लाइक बिफोर वी ड्वेल इनटू एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले, जस्ट फॉर द ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा इंडियन फिलोसफी के बारे में समझा पाए। लाइक आई नो कि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, ऑब्वियसली विल नॉट गो डीप इनटू इट राइट नाउ। लाइक हम कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, बट बिकॉज सारी की सारी चीजें फिट्स इनटू इंडियन फिलोसफी, सो फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि जब हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं स्पेसिफिकली। just to make to make things easier, I will only give definitions of 2 or 3 terms. Okay. ठीक है। Generally when we use the term philosophy, we always use a Greek definition, love for wisdom, but the Indian equivalent for the term philosophy is anvikshiki. Okay, it's anvikshiki, and anvikshiki means critical thinking. Okay. And to make it easier, I would just give an example that in the court, 2 lawyers are arguing with each other, okay, and trying to arrive at the truth. So in the philosophy, the anvikshiki, the Sanskrit term of philosophy equivalent in Indian system is anvikshiki. It is critical thinking. Doesn't mean that I criticize you. I understand your viewpoint, but I bring out the logical difficulty in your belief system. Okay, that is philosophy. And then the second term we use is darshan, darshan shastra. So darshan means a particular viewpoint or a particular way of thinking. Like so in Indian philosophy, I mean in Bharatiya darshan parampara. So there are more than, I would say, generally we always use 9, but it is not there, only 9. 11 or 12 darshanas. Okay, darshana, again I would say, is a particular way of thinking. Darshana comes from drushtikon, thinking. So you say Advaita darshana, Mimamsa darshan, Jain darshan, Bauddha darshan, Shaiva darshan, Shakta darshan, Tantras, Yoga darshan. So there are these 11, 12 darshanas, or a particular way of thinking, and when you experience or you understand that particular darshan, you would like to follow on that path. That becomes ethics or niti shastra. Okay. So that is what Indian philosophy is. And talking about the core of it, any Indian darshana, I would say,
And Indian darshana is your way of life. And philosophy is anvikshiki, is rationalizing what you believe. Okay, through logical debates and arguments. That Okay. is what it is. ओके तो अगर ब्रॉडली अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप ये बोल रहे हैं कि बेसिकली दर्शन जैसे आपने बताया इस दृष्टिकोण मतलब आपका सोचने का तरीका या तर्क बेसिकली आप अगर किसी भी चीज को तर्क करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या उसके पीछे का कारण या रैशनल जानने की कोशिश करते हैं तो स्पेसिफिकली वो ही फिलॉसफी है और इंडिया के अंदर किस तरीके के तर्क या किस तरीके का एक आप कह लीजिए बिलीफ सिस्टम अलग अलग तरीके के बिलीफ सिस्टम बने हैं और हर एक बिलीफ सिस्टम में किस तरीके से हर चीज को तर्क किया गया है वो ओवरऑल इंडियन फिलॉसफी है करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग Yes, so darshan is the drishtikon. Like if Correct. Mahavira says that a particular thing is both permanence and change, उसने एक में एक्सपीरियंस में देखा. बुद्ध says no, everything is only change. अभी उन्होंने भी एक्सपीरियंस में देखा. तो everybody has their own experience. Like शंकराचार्य says everything is Brahman. उन्होंने वो एक्सपीरियंस में देखा या एक्सपीरियंस किया. तो now they have shared their experiences. इंट्यूशन ओके या यौगिक विज्ञान बोलो या इंट्यूशन बोलो लेकिन उनके बाद के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस चीज को तर्क के जरिए लोगों के सामने रखा ओके विद लॉजिकल डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स उसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं ओके एंड उस मेथड को हम लोग अन्वीक्षिकी बोलते हैं या फिलोसफी और फिलोसफिकल थिंकिंग बोलते हैं ओके ओके तो मैम जैसे आपने बताया कि आप हिस्ट्री और फिलॉसफी को कंबाइन करके पढ़े हैं या आपका वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है तो हिस्ट्री और फिलॉसफी का क्या रिलेशन है मतलब आपस में कैसे ये इंटरमिंगल होते हैं आपस में मतलब इन द सेंस व्हाट मैं ये क्या कहना चाहती हूँ कि इतिहास कोई भी घटना एक टाइम पीरियड में वो घटती है तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है दूसरे का प्रभाव पहले पे पड़ता है और ओवरऑल सिचुएशन में उसका प्रभाव पड़ता है तो हमको उस घटना को उस समय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि उस समय क्या क्या घटना घटी कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ कोई बैटल हुआ कोई डिबेट हुआ कोई अन्य सर्कमस्टेंसेस हुए उस घटना को लेके हमारी सारी सोच समझ बढ़ती है क्योंकि हर एक युग के प्रश्न अलग होते हैं जैसे प्रश्न अलग होते हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस करने का जानने का तरीका भी अलग होता है ओके बिकॉज एवरी लाइक आज के एग्जाम्पल ले लो अभी 3 साल पहले जैसे कोरोना हुआ कोविड आया उसके वजह से सारी सोच समझ बदल गई तो प्रश्न बदल गए आज के रिलेशनशिप के सिचुएशन बदल गए काम करने का तरीका बदल गया तो आप यही चीज आप 2000 4000 5000 पहले सोचो तो क्या घटनाएं घटी एनवायरमेंटल चेंजेस हुए ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हिस्टोरिकल चेंजेस हुए तो उससे सोच समझ पे बहुत गहरा असर पड़ा तो प्रश्न बदल गए जब प्रश्न बदल गए तो सही है जवाब भी बदल ही जाएंगे ठीक है सो एवोल्यूशन की अगर हम थोड़ी सी बात करें इन टर्म्स ऑफ जो दर्शन है मतलब अगर इंडियन दर्शन की बात करें और एवोल्यूशन की बात करें तो स्पेसिफिकली जिन चीजों के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद जैनिज्म लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे पाए उससे पहले कि जैनिज्म से पहले ऐसा क्या एग्जिस्ट कर रहा था कि जैनिज्म की जरूरत पड़ी और फिर अगर आप थोड़ा सा जैनिज्म को एक्सप्लेन कर पाए और उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता पाए भारतीय परंपरा में पहले क्या था बाद में क्या था ये कभी प्रश्न आता ही नहीं है ओके वी डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ लीनियर टाइम साइमल्टेनियसली थिंग्स एक्सिस्टेड तो जो 3 भारत की पुरानी परंपराएं थी वैदिक परंपरा बुद्धिस्ट परंपरा या श्रमण परंपरा बोलो वैदिक और श्रमण परंपरा साइमल्टेनियसली एक्सिस्ट करती थी सारे तीनों ही जो परंपराएं हैं वो मानती थी कि टाइम इज साइक्लिकल तो पहले कौन आया ये प्रश्न हमारे भारत में आता ही नहीं है इट डजंट कम हु इज द फर्स्ट नो दे एग्जिस्ट सो कमिंग टू जैनिज्म जैनिज्म ऐसे मानते हैं कि टाइम साइकिल है हर एक साइकिल को आप 2 आधे हिस्सों में बांटो तो हर एक जब बीच का टाइम पीरियड आता है तो उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं एक अर्ध चक्र में फिर दूसरे अर्ध चक्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं ऐसे ही एक चक्र होता है
जैसे हिंदुइज्म में हमारा सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग है, ऐसे एक चक्र होता है। सिमिलर कंसेप्ट जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी वैसा ही कंसेप्ट है। यस, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये अर्ध चक्र में मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उसमें तीर्थंकर हुए, फिर एक साइकिल हुआ, उसमें हुए। अब ये सेम साइकिल में 2600 साल पहले, अराउंड 6th सेंचुरी बीसी, वर्धमान महावीर हुए। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए। अभी तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, रियलिटी क्या है, अपना सोल को कंप्लीटली प्यूरिफाई किया, सर्वज्ञता या केवल ज्ञान अचीव किया और लोगों को ये मार्ग बताया, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। तो 2600 साल पहले वर्धमान, जिनको महावीर से नाम से जानते हैं, वो बिहार, बंगाल उस एरिया में थे, मतलब राजगीर और लछवाड़ा बोलो। और ही वॉज अ सीनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ भगवान बुद्ध। तो उनका एक्सपीरियंस क्या था? ओके, उस समय उनको ये अनुभव हुआ, महावीर को ये अनुभव हुआ कि व्हाट इज इट दैट मेक्स पीपल वायलेंट। तो हमारा सोल मुक्ति के रास्ते कैसे जा सकता है और क्यों नहीं जाता है? तो उन्होंने ये उनको एक्सपीरियंस हुआ कि हिंसा उसका रूट है, मूल है। लेकिन हिंसा का मूल और रूट क्या है? तो उन्होंने कहा लोभ है। जैन एक पहला स्क्रिप्चर है आचारांग सूत्र, उसमें ऐसा लिखा है लोभ मूल है हिंसा का। और क्या ऐसी चीज है जिससे हम मुक्ति नहीं पा सकते या अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं? तो हिंसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने हिंसा पे फोकस किया, वायलेंस पे फोकस किया कि और हम वायलेंस करते जाएंगे तो ना हम ये लाइफ जी पाएंगे, ना आगे का लाइफ भी हम जी पाएंगे। तो उन्होंने हिंसा और हिंसा का जो रूट है लोभ, ग्रीड, उसको उन्होंने पकड़ा, उनको समझा और उस जड़ को कैसे काटना और उससे कैसे ऊपर उठना, ये रास्ता उन्होंने बताया लोगों को, फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक आइडेंटिफाई किया उन्होंने, जिस वजह से लोग जिस रास्ता जाना चाहिए, आप मैं अगर सही से समझूं तो जैनिज्म भी क्या, या उससे पहले भी, जैसे आपने बताया कि वो कंटेम्पररी थे बुद्धा के, तो उस टाइम पे क्या जो एंड बिलीफ तब भी क्या यही था कि जो सबका एंड गोल है वो बेसिकली मोक्ष है, या बेसिकली मतलब परे पाना है, जो हम जिस लाइफ जी रहे हैं उससे उससे बाहर निकलना है, इन चक्राओं से बाहर निकलना ही क्या उस टाइम का भी बिलीफ था? और अगर वो बिलीफ था तो क्या उस बिलीफ को ना पाने की मेन वजह ये मानी गई कि जो ये हिंसा है जिसकी वजह से लोग इस चक्र में फंसे रह जाते हैं, और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बेसिकली जैनिज्म को का स्टार्ट किया है, उन्होंने जैनिज्म के बारे में बेसिकली बात करी। जैनिज्म का अर्थ है जो जिन को मानता है, JIN, जिन जी। मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को अचीव किया, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू पाया। तो इनको जैन लोग जिन बोलते हैं, और जो जिन को मानते हैं उनको जैन बोलते हैं, राइट। ओके। तो पहले इस काल चक्र के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। तो उन्होंने ऐसे जैन मानते हैं कि उन्होंने सिविलाइजेशन शुरू किया क्योंकि पहले नेचर था, तो नेचर से कल्चर का जो आइडिया था वो ऋषभ देव ने लाया। फिर 24 तीर्थंकर थे। अब ये तो करोड़ों साल पहले की बात है, तो हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है, उनकी वाणी है वो महावीर की वाणी है जो लिखी गई है। और वो सिस्टम्स केवल मुक्ति में मानते हैं। चारवाक एक ऐसा सिस्टम है जो मुक्ति में नहीं मानता है, जो मानता है कि एक ही लाइफ है। Okay, it rejects pap punya, it rejects everything which you don't see. They only believe in perception as a source of knowledge. Buddhism believes in nibbana or nirvana. Jainism believes in moksha. वैदिक परंपरा में ऐसा था कि जो पहले की वैदिक परंपरा थी, जो जैसे आप बोलो प्रीवियस टू 2000 years ago, 3000 years ago, वो कर्म कांड में मानते थे। ओके, तो वो लोग मुक्ति में ऐसे मानते थे, देव ऋण, वैदिक परंपरा में ऋत और ऋण की कल्पना है, मतलब बिलीफ था। आप मुक्ति की जो बात है वो लेटर ऑन उसमें आई, जैनिज्म बुद्धिज्म के प्रभाव से उपनिषदिक पीरियड में आई।
ओके, तो वैदिक परंपरा में मातृ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से जब आप मुक्त होगे तो वहां पे मुक्ति की बात वैसे बताई गई है। तो जैनिज्म की स्टार्ट होती है, मतलब जैसे आपने बताया कि जैन, ये कितने साल पुरानी बात होगी जब हम इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सुन रहे हैं, या इस कॉन्सेप्ट की राइटिंग्स हमें पहली बार मिल रही हैं? अर्लियर जो वैदिक की बात है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द अर्लिएस्ट रिटन लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड हेरिटेज लिटरेचर है। वैदिक मानते हैं कि वो सनातन है। ओके, ऑब्वियसली ऑल द 3 रिलीजन्स बिलीव दे आर इटर्नल, सनातन है। ओके, तो वैदिक से दे आर द दे आर द ओरिजिनेटर्स, एंड जैनिज्म बुद्धिज्म बाद में आए। जैनिज्म बुद्धिज्म बोलते हैं दे आर ऑलवेज दे इटर्नल। बट ये जो बात हम अगर हिस्टोरिकली आप वेदस को देखना चाहे तो एटलीस्ट 5000 to 7000 ईयर्स आप उसका टाइम पीरियड मान सकते हैं। ये ऋग्वेद की मैं बात कर रही हूँ। बाकी अथर्ववेद, यजुर्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। तो दे आर डिवाइनली ओरिजिनेटेड। लोग जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने मेडिटेशन में वो उनके ऋचाओं को या उनके नॉलेज को देखा और फिर ग्रंथबद्ध, सूत्रबद्ध किया, फिर ग्रंथबद्ध हुआ और उसके ऊपर कमेंट्रीज है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो एटलीस्ट 5 to 7000 ईयर्स अगो वेदस की आप उसमें उसको हमारे सामने आए हैं। तो बट यू ऑल्सो सी दैट जैनिज्म बुद्धिज्म ऑल्सो क्लेम दैट दे आर ऑल्सो इक्वली द इटर्नल रिलीजन्स। तो कौन पहले कौन बाद में, यू जस्ट कैन नॉट से दैट। इन इंडियन सिस्टम्स दिस क्वेश्चन डज नॉट अप्लाई। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो मैम थोड़ा जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन है जैनिज्म के बारे में वो ये है कि अगर किसी को जैनिज्म को समझना है, मतलब तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों जैनिज्म दर्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जैनिज्म के बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि एग्जैक्टली जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो हम किन आइडियाज की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो जैनिज्म के जो जैन है वो तो पढ़ेगा, जो फिलोसफी है उसमें सिलेबस में आएगा इसीलिए पढ़ेगा। ओके, एंड तो अदरवाइज जिसको इंटरफेथ डायलॉग में इंटरेस्ट है वो उस चीज में उतरेगा कि हर एक रिलीजन क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नाउ देयर आर 3 मेन थिंग्स इन जैनिज्म, अहिंसा, अनेकांत एंड अपरिग्रह। तो अहिंसा इज व्हाट, ओवरकमिंग योर क्रोध मान माया लोभ के, क्रोध मान माया लोभ से ऊपर उठना, ये अहिंसा है। अहिंसा मतलब सिर्फ किसी को मारना वैसा नहीं है। हम जब किसी का घात करते हैं तो पहले हम क्रोध मान माया लोभ से उसका घात करते हैं, और दूसरों को करने से पहले हम हमारे सोल का घात करते हैं। we harm our soul, we commit violence on our soul by क्रोध मान माया लोभ। okay, by these 4 things. तो इससे one has to overcome these things. This is first, ahimsa. Second is anekant. Now anekant is understanding things, understanding the other's perspective. That is anekant one. So overcoming dogmas, overcoming biases, it is overcoming your own biases and understanding the other perspective in their own perspective. Now I can use my ruler and say no, because it is written in my religion, it has to be like this, and you are wrong because this is not written in your religion. ये बहुत गलत है, or in your culture. So understanding everything in a perspective, not from your perspective, but others' perspective. That is Anikantvad. Anikant means multiplicity. And third thing is aparigraha. Aparigraha doesn't mean you remain poor. You limit your possessions. You limit your desire. एक कंपनी का CEO है तो उसको 50 सूट लगेगा, but he will take a vow कि for 2 years I will not buy the next suit. And similar, a peon who is working in the same company will require 4 uniforms or 2 or 3 uniforms. So he will take a vow that for 2 years I am not going to buy another uniform. It is limiting your desires. That is aparigraha, non-possession. It doesn't talk about poverty, but it talks about limiting your desires, of limiting your possession of your material things.
These are the three core things which Jainism talks about, and rest of it is all extension. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये उसके एक्सटेंशन है. बिहेव इन अ नॉन वायलेंट वे, स्पीक द ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, practicing celibacy in the sense having only one partner, and fifth is non-possession. So these are the core principles which Jainism talks about. And as I said before, greed, one has to overcome greed. One can overcome greed by giving charity. Charity is not कि आप इस पे दया खाओ. You help the other, but not with the intention of earning punya karma. You help the other, you are reducing your possession and you are overcoming greed, and you are also uplifting the other. So these are the core things which Jainism talks about. ओके तो मतलब आपने 3 आइडियाज की बात की. अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको हम देखें तो सबसे पहले आपने बात की अहिंसा की, विच मीन्स ऑब्वियसली Yes. नॉन वायलेंस, मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना. क्योंकि जैसे आपने बताया, अगर आप किसी को भी हार्म करते हैं, हिंसा करते हैं, तो पहली हिंसा आपके अपनी सोल के ऊपर होती है. ये बेसिक बिलीफ है. आपने जो एक थर्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात की, जो आप अभी तीसरी चीज बेसिकली बात कर रहे थे, वो आप फ्रूगैलिटी की काइंड ऑफ बात कर रहे थे, जिसमें आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही अपने पास रखिए, ज्यादा मत रखिए. नहीं तो जैसे आपने बताया कि लोभ से आप बाहर नहीं आ पाएंगे. मतलब हमेशा और ज्यादा पाने की जो इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, और वो खत्म नहीं होगी तो आप कभी इस ओवरऑल जो इस चक्रा से बाहर आना है, इस चक्रा से आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे. और दूसरी जो आपने बात की थी, वो ऑब्वियसली आपने बात की थी कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस देना. सिर्फ ये नहीं कि आप जिसको सच मानते हो उसी को सच माना, जो बाकियों का भी सच है उसको भी इंपॉर्टेंस देना, उसको भी, उसके भी तर्क को समझने की कोशिश करना है. एक्चुअली एटलीस्ट उसको मतलब इंपॉर्टेंस देके रखना, उसको नकारना नहीं. बेसिकली दीज आर द 3 स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू टॉक्ड अबाउट. ठीक है, तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म, जैसे आपने बताया एक्सटेंशंस आपने बहुत सारे बताए, और भी एक्सटेंशंस होते रहते हैं, हर रिलीजन में एक्सटेंशन होते हैं. तो अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम की बात करूं, लाइक वेयर दिस हैज कम फ्रॉम द टाइम जहां से शुरू हुआ था और आज जहां ये पहुंचा है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इवॉल्व हुई हैं इस दर्शन में, या फिर क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो रिजेक्ट हो गई हैं इस दर्शन में एज वी हैव कम अलोंग, एंड जो करंट टाइम्स हैं अभी? यस. जैसे आप देखेंगे कि अभी हम जिसको बोलते हैं कि जैनिज्म एक श्रमण परंपरा है, राइट. श्रमण परंपरा मतलब आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है. मतलब मोक्ष इन द सेंस के यू ओवरकम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आपका पुनर्जन्म नहीं है. तो मोक्ष पाने के लिए इनिशिएशन लेना, दीक्षा लेना, साधु साध्वी बनना, इट इज द ओनली वे टू गेट मोक्ष. नाउ व्हाट हैपेंस, उसके लिए आपको एक बहुत ही जैनिज्म में बहुत ही एक कोड दिया, कोड है. इन द सेंस के आप देखेंगे पुराने जमाने से लेके यू दीक्षा लेना मतलब घर बार छोड़ना और साधु साध्वी जी का जीवन जीना. खाना पीना भी आपको घरों में जाके यू हैव टू टेक द आर्म्स एंड ईट, एंड विदाउट चप्पल्स यू हैव टू मूव. और उसमें आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है. पूरा दिन आपको कंटेम्पलेशन करना है. तो इससे आप अपना पूरा टाइम आप अपने सेल्फ में हो, और आपका लोगों से मिलना जुलना का रिस्ट्रिक्शन रहता है. इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड वे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा, सिचुएशंस चेंज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ सी यू हैव टू वॉक ऑन फुट. साधु साध्वी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे, पानी नहीं ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैनिज्म बिलीव्स ऑल दोज आर वंस एंड सोल्स. तो हिंसा कमिट नहीं करनी है, अंडरग्राउंड रूट्स खाना नहीं है, बारिश में एक जगह रहना है, कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. बारिश है तो खाना घर में आप नहीं जा सकते लेने, तो आप उपवास करना है. तो ये सब फॉलो करना है. बिना पंखा लाइट के आपको जीवन बिताना है, और ऐसी सारी चीजें हैं. तो जैसे साधु साध्वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों से परिचय बढ़ा. अभी क्या हुआ इन 20th century यू सी people feel restricted, people can't follow, and there are a lot of difficulties. तो कोर प्रिंसिपल को सेफ रखते हुए बाहरी चीजों का उपयोग किया. जैसे माइक यूज नहीं करते थे साधु साध्वी को, अभी कोरोना में
पीपल उनका डिस्कोर्स सुनने मंदिर में या स्थानक में नहीं जा सकते, तो यू हैव टू यूज माइक, बिकॉज करेक्ट। आप 2 साल घर में रहेंगे तो साधु साध्वी से दूर रहेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो माइक यूज करना, कुछ ऐसे चीजें उन्होंने शुरू की कि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साधु साध्वी स्टार्टेड यूजिंग बिकॉज दे हैव टू रीच टू द मासेस। और यंगर जनरेशन को हम नहीं समझ पाएंगे, उनके तरीकों से उनको नहीं समझा पाएंगे, तो यंगर जनरेशन इज गोइंग टू लूज आउट द रिलीजन एंड द कोर वैल्यूज। तो उनके लिए आपको मॉडर्न मीन्स तो अपनाना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट गो ऑन द orthodox path. Yes, there is the orthodox path which saves the religion, but there are these reform movements which have happened where they keep the core religions intact, but they do use the modern means, modern technology to convey the religious practices to the people. Like आप खाने पीने में restriction करोगे तो younger generation refrain हो जाती है, but when they understand and they leave it on their own, then it is okay, but you can't force on them. तो ऐसे करके अभी so many Jains are in USA. तो 70-80 years ago 2 monks, 2 साधु यहाँ से यूएसए ट्रैवल करके गए, जबकि ट्रैवल आपको फुट पे ही करना है, आपको कोई व्हीकल यूज नहीं करना है। तो वहां पे अभी आप देखो जैनिज्म 84 टेम्पल्स हैव डेवलप्ड इन यूएसए एंड देयर आर मोर देन 1 lakh Jains staying in USA and Europe. तो साधु साध्वी कुछ है, 2 ऐसे ज्यादा नहीं है, इट्स हार्डली अ हैंडफुल। 2 साधु गए थे और बाद में 4 या 15 साध्वियां, विराटन मूवमेंट है और चित्रबन और सुशील मुनि, वो गए थे वहां पे। So that they remain connected with the people, the religion and tradition. Okay, so some such changes have happened in Jainism where people adopt the modern situations and keep their religions intact. ओके ऐसा कोई डेंजर या ऐसा कोई एक्सटर्नल खतरा टू रिलीजन, बिकॉज जैसे हम रिलीजन या दर्शन कह लीजिए, बिकॉज जैसे हम पढ़ते हैं कि हर एक दर्शन जो है स्पेसिफिकली फ्रॉम वेस्ट, जैसे इंडिया में तो हम देखते हैं कि आप सारे के सारे दर्शन को ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और बहुत ही ज्यादा एक कोरिलेशन माना गया है, सबके क्या कोर कॉमन बिलीफ्स है उनको भी पढ़ा जाता है। लेकिन क्या ऐसा है, क्योंकि जैनिज्म जैसे आप बता रहे हो वो बिल्कुल एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है या एक ऐसा दर्शन है जिसमें कि बहुत सारी चीजों की पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, आपको पैरों पे चलना है, अहिंसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी जो पहले के या अलग अलग टाइम के हिसाब से बहुत दिक्कत हुई होगी फॉलो करने में। जिस समय हमारे ऊपर अटैक हो रहा है उस समय अहिंसा फॉलो करना और मुश्किल काम रहा होगा। तो क्या कुछ ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज, ऐसे एक्सटर्नल चीजें रही हैं जिनकी वजह से दर्शन को काफी दिक्कत फेस करनी पड़ी हो, जिसकी वजह से और एवोल्यूशन हुआ हो? In the sense that external threat की if I say external threat हो या internal भी हो, the existence of religion depends upon the followers. Okay, तो internal differences की वजह से छोटे छोटे सेक्ट हो गए हैं। ज्योग्राफिकली पहले तो कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट था, तो जैसे जैसे माइग्रेशंस बढ़े तो वैसे वैसे छोटे छोटे सेक्ट अपने अपने एरिया वाइज हो गए। यस, देवर एक्सटर्नल थ्रेट्स जिसकी वजह से टेम्पल्स, लाइब्रेरीज में बहुत सारी चीजों को डैमेज हुआ है, ये फैक्ट है। एंड ओवरऑल जैन्स का पॉपुलेशन आप देखोगे तो इट इज हार्डली 5 crore ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन उस हिसाब से भी लो हो रहा है। तो अदरवाइज इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, इट इज टेम्पल आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, पेंटिंग्स है, केव आर्किटेक्चर है, इट्स इमेंस कंट्रीब्यूशन। द ओनली थिंग इज people do need to study. If you study religion is one thing, okay, हमारी परंपरा को इंटैक्ट रखने के लिए डे टू डे प्रैक्टिसेस में रहना इट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, जो इंटेंसिटी से फिलोसफिकली पढ़ा जाता था वो इंटेंसिटी से अभी कम लोग पढ़ रहे इंडिया में। अब्रॉड में 40 जैन चेयर्स इस्टेब्लिश हुई है एंड ऑल फॉरेनर्स आर स्टडिंग जैनिज्म, लेट मी टेल यू दैट, इन यूएसए एंड यूरोप। So in India, the Jains have to realize that they need to save their heritage and culture by saving the ancient Indian cave architecture, temple architecture. Secondly, studying philosophy is more important. Religion तो आप day to day life में follow करते हैं, लेकिन philosophically जो research होना चाहिए that is important. Thirdly,
बच्चों को, यंग जनरेशन को रिलीजन कैसे लागू होता है, तो उनके उनके लैंग्वेज में को सिखाना चाहिए। तो मैम थोड़ा सा मूव करते हैं फ्रॉम जैनिज्म टू बुद्धिज्म। आई थिंक क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर में खासकर आप पहले और बाद की बात नहीं कर सकते, तो आई विल स्टिल नॉट टॉक अबाउट द एवोल्यूशन कि कैसे एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में इवॉल्व हुआ है, बट अगर आप स्पेसिफिकली पहले लोगों को थोड़ा सा ये बता पाए कि ऐसे क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिसकी वजह से बुद्धिज्म के बारे में भी जानना उतना इंपॉर्टेंट है जितना जैनिज्म के बारे में है। कि देखिए, यहाँ पे हम फिलोसफिकल एंगल से बात नहीं कर रहे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि हर एक दर्शन ऐसे क्या चीजें स्पेसिफिकली बताता है जिसको कोई भी, भले ही वो उस रिलीजन को फॉलो ना करता हो, जिससे कोई भी कुछ सीख सके और कुछ प्रिंसिपल्स उसके फॉलो कर सके। तो ऐसा बुद्धिज्म में क्या अलग है जैनिज्म से, अगर आप वहां से थोड़ा सा बात कर सके और फिर अगर आप बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बता सकें। हाँ, इन बुद्धिज्म, बुद्ध को जो जैसे महावीर ने वायलेंस को एक्सपीरियंस किया और नॉन वायलेंस के बारे में बताया, वैसे बुद्ध ने सफरिंग को एक्सपीरियंस किया। Okay, Gautam Buddha was 20 years, historically also we get data that he was 20 years younger to तीर्थंकर महावीर। तो भगवान बुद्ध ने, उनके पिताजी ने जब उनको पता चला कि या तो ये चक्रवर्ती बनेंगे या तो मुनि बनेंगे, बहुत ही बड़े मुनि बनेंगे, तो अभी एक ही बेटे को कैसे वो मुनि बनाएंगे, तो उन्होंने उसको बहुत ही प्लेजर्स में रखा और शादी हुई, बच्चा भी हुआ। तो और फिर उन्होंने भगवान बुद्ध ने, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने ये देखा, एक दिन वो विंडो पे खड़े थे, उन्होंने देखा एक 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 लाश देखी और उसके पीछे लोग रो रहे हैं। देन ही सॉ कि भाई एक बूढ़ा आदमी है और फिर कोई पेन में है, और फिर उन्होंने एक ऐसे ऑरेंज कलर के, केसरी कलर के एक रोब में एक मुनि को या ऋषि बोलो, उनको पेड़ के नीचे एकदम शांति से बैठे हुए देखा। तो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस किया कि लोग रो रहे हैं, एक कोई लाश है, कोई मर गया है, एक इंसान दुखी है, पेन हो रहा है शरीर में, और दूसरा ऐसे आराम से बैठा है, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। तो जब ये उनको अंदर से महसूस हुआ, उसने उन्होंने उस चीज ने उनको झिंझोड़ दिया कि लाइफ इज ओनली पेन एंड सफरिंग। तो उन्होंने वो पेन और सफरिंग पे फोकस किया और उसी रात को उन्होंने घर बार का त्याग करके सत्य की खोज में चले गए। और फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जैसे महावीर ने एक्सपीरियंस वायलेंस को किया, वैसे बुद्ध ने सफरिंग को एक्सपीरियंस किया। और सफरिंग तो उन्होंने बताया दुख है, दुख निवारण है, निवारण का मार्ग है, और उसका दुख है, दुख का कारण है, निर्वाण है या निब्बाण है, और निर्वाण का मार्ग है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने ऐसे 12 चेन्स बताए। मतलब एक है, अगर एक ऐसा गया जैसे सॉरी एक सॉरी मैं आपको रुकूंगा थोड़ा सा। तो अगर आप पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इस चीज को बता पाए कि जैसे आपने ये चीज बताई कि बुद्ध जब सब कुछ छोड़ के, भगवान बुद्ध जब सब कुछ छोड़ के वो इस रास्ते गए कि अब मुझे ट्रुथ या जिंदगी का सत्य बेसिकली समझना है, तो वो जर्नी क्या थी उनकी, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। और फिर किस तरीके से उनको जो सत्य है उसका आभास कैसे होता है, क्या वो एक इटरेटिव प्रोसेस था या एकदम से उन्हें होता है, और फिर उसके बाद अगर आप जो आगे बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने घर छोड़ा तो वो जैसे जैसे गए तो उनको पहले सांख्य दर्शन के आचार्य मिले, तो उन्होंने सांख्य योग किया। तो 8वीं कक्षा तक योग की, ध्यान की 8वीं कक्षा पहुंचे, फिर भी उन्हें वो रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर आगे गए। ऐसे अलग अलग दर्शन के उनको आचार्य ऋषि मुनि मिले। फिर जैन दर्शन के आचार्य मुनि भी मिले। उन्होंने देखा कि वो शरीर को एकदम पुरुष कर दिया, तप कर रहे, उधर भी उनको नहीं उसको अनुभव हुआ। फिर उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट कर दिया कि गुफा में ऐसे ही बैठ गए और एकदम ही वॉज कम्प्लीटली लाइक अ सेमी अनकॉन्शियस। तो वहां पे एक सुजाता करके एक लेडी आई और उनके लिए खीर लेके आई। तो वो खीर उनको खिलाई और उन्होंने बोला, ऐसी अवस्था में आप कैसे पहुंचोगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। तो उन्होंने वो खीर खाई, तब उनको ऐसे लगा कि नहीं, ऐसा ही बोल रही है। फिर उन्होंने खाना पीना शुरू किया और फिर उन्होंने जाके
पीपल, बोध गया में जो पीपल का पेड़ है जिसको हम बोधि ट्री बोलते हैं, वहां पे जाके उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। सांख्य मुनि के पास गए, न्यायिक के पास गए, जैन तो एकदम स्ट्रिक्ट खाना पीना छोड़ के तप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो उनका शरीर भी एकदम हड्डियां दिखने लगी, कहीं कुछ नहीं मिला कि वो जो ट्रूथ उनको तलाश थी वो कुछ उनको अनुभव नहीं हुआ। फिर बोधि, जो ये पीपल का पेड़ है जिसको हम बोधि ट्री बोलते हैं, जो बोध गया में, वहां पे बैठ गए और एकदम से ध्यान की अवस्था में चले गए। और उस ध्यान की अवस्था में ऐसे एक अवस्था जब पहुंची, तब उनको ये अनुभव हुआ कि जो भी हमें महसूस होता है या जो भी हमें दिखता है वो एक्चुअली एवरीथिंग इज ओनली, जैसे आप बोलो चेंज है, पानी की तरह बहता है। हमको ये जो एक कंप्लीट पिक्चर दिखता है वो कंप्लीट कुछ नहीं है, जो है वो पार्ट्स है, और जो बहता है नथिंग इज परमानेंट, जो है वो फ्लक्स है, जो है वो मोमेंट्री है। ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस अंतिम ध्यान की अवस्था में। और जब उनको ये रियलाइज हुआ, हाँ, देन ही गॉट लिबरेटेड। मतलब लिबरेटेड मतलब क्या, ही नाउ he cannot get carried away by any external thing। कोई लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मस्तर, उनको कोई भी चीज उनके ऊपर हावी करके उनको असर नहीं कर सकती है। दैट इज द स्टेज ऑफ निर्वाण। उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक उन्होंने प्रीचिंग किया मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे दिवाली में वो फुलझड़ी होती है, हम ऐसे उसको घुमाएंगे तो एक सर्कल दिखता है, लेकिन उसको ऐसे ही स्टेबल रखा तो हमको वो डॉट 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 दिखता है। तो यही चीज है कि अगर मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको एक कॉम्पैक्ट पिक्चर देख रही हूँ, लेकिन जब मुझे वो रियलाइजेशन होगा तब मैं तो देखूंगी कि अरे आई एम मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, कंपोजिट थिंग्स। हर एक हम चीज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, जो बुद्ध ने कहा, हम लोग 5 चीजों से बने हुए हैं। हाँ, 5 स्कंद जिसको बोलते हैं, तो वो 5 स्कंद है। हम ये पूर्णता दिखती है, ये तो हमारा इग्नोरेंस है। ओके, दिस इज इग्नोरेंस। बट द मोमेंट आई सी दैट आई एम अ मूविंग थिंग, आई एम ओनली मोमेंटरी, तो दैट इज व्हाट बुद्ध टॉक्ड अबाउट। ओके, ठीक है। तो अगर हम भगवान बुद्ध की कुछ प्रीचिंग्स की बात करें, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स को समझना चाहें, तो वो क्या प्रीचिंग्स हैं, और आर दे अवेलेबल इन देयर ट्रू फॉर्म? क्या वो अपने ट्रू फॉर्म में अवेलेबल है जहां से हम सीखते हैं, या फिर विद टाइम जो अब हो गया है हम उसी चीज को बेसिकली पढ़ रहे हैं, लोगों ने जो बताया है उसी चीज को समझ रहे हैं, या फिर ये ट्रू फॉर्म में कहीं पे अवेलेबल है? यस, जैसे मैंने बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निबाण है, और निवारण का मार्ग है। ये 4 कोर चीजें। कोई भी आप बुद्ध की सेक्ट में जाओ तो ये कोर चीजें तो आपको ऐसी के ऐसी मिलेगी। ओके, ठीक है। तो दुख, मतलब आई सी यू एज परमानेंट, वो दुख है। ओके, तो दुख का कोई तो ऐसे क्यों होता है, तो उसका रूट क्या है? तो उन्होंने बताया उसका रूट है, जैसे आप बोलो ये एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ फर्स्ट थिंग। अगर मैं इग्नोरेंट हूं तो मैं गलतियां आई विल डू। इफ आई सी समथिंग एज परमानेंट, I will get attached to it. I want it more and more, and I will cling to it. और अगर ये क्लिंगिंगनेस में हम मर गए तो हमारा पुनर्जन्म कोई क्लिंगिंगनेस नहीं होगा कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो उसका जो पहला रूट है इग्नोरेंस, वो ही खत्म करो, अपनी दिशा ही बदल दो, तो ये इग्नोरेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जब ओके। ये एक्सपीरियंस करोगे, ये निर्वाण है। एंड व्हाट इज द राइट पाथ? you right vision, right knowledge, okay, right effort। फिर मेडिटेशंस के स्टेजेस पे जाओ। तो ऐसे उन्होंने मध्यम मार्ग बताया, अ पाथ ऑफ मॉडरेशन, कि क्रिया कांड में भी नहीं जाना है, एक्सट्रीम तपस्या में भी नहीं जाना है, बट इन मॉडरेट लाइफ, मध्यम मार्ग में रह के आपको अपना जीवन जीना है। ओके, सम्मा दिट्ठी, सम्मा व्यायाम, सम्मा कर्म, फिर सम्मा मेडिटेशंस के सम्मा सती। तो इस तरह से उन्होंने ये सम्मा वाचा, राइट स्पीच,
तो इस तरह से अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया है फॉर द पीपल टू फॉलो। ओके तो जब बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, उन बुद्धा की टीचिंग को स्पेसिफिकली एक मेडिटेशन की टीचिंग के तौर पे देखते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो रास्ता बताया, क्योंकि जब उन्हें लिबरेशन हुआ उस टाइम पे वो मेडिटेट कर रहे थे, और जैसे आपने बताया कि वो लास्ट स्टेज में जाके जो उनको रियलाइजेशन हुआ कि सब चीजें टेम्पररी हैं, और वहां से उनको वो लिबरेशन हुआ कि क्योंकि सब चीजें टेम्पररी हैं, तो हर चीज जो हम देख रहे हैं वो इग्नोरेंस में देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया। और इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता बताया। तो स्पेसिफिकली अगर किसी को, लेट्स से कोई बुद्धिस्ट नहीं है, अगर वो सिर्फ बुद्धा की टीचिंग्स को मान के अपनी लाइफ में उनकी टीचिंग्स का सबसे जो यूजफुल, या आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, उसको अगर अपनी लाइफ में अपनाना चाहता है, तो ऐसी कुछ एक दो या तीन चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। यू आर राइट। देखिए, पहले तो कि जैसे बुद्ध ने भी ध्यान के मार्ग पे गए थे, लिबरेशन किया, लिबरेशन मतलब निर्वाण हुआ उनका। इवन जैनिज्म, जैन तीर्थंकर, उन्हें भी ध्यान का मार्ग में ही उनको लिबरेशन हुआ, बट वहां पे तपश्चर्या पे फोकस ज्यादा है, मेडिटेशन था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया अभी। और बच्चा मतलब देयर इज अ सेक्ट तेरापंथ, उसमें प्रेक्षा ध्यान की परंपरा शुरू है। जैसे बुद्धिज्म में बुद्ध ने जो विपस्सना का मार्ग बताया ध्यान का, वो आज आपने आपको शायद पता होगा कि बर्मा में वो ध्यान की परंपरा चल रही थी। और बर्मा में जब गोयंका जी थे, एस एन गोयंका जी, करीबन 70-80 साल पहले, वो उन्होंने वो ध्यान वहां से सीखा। और इंडिया में आज विपस्सना सेंटर्स इंडिया में शुरू किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके सेंटर्स है। तो 10 दिन की विपस्सना की टेक्निक्स है, उसमें आपको ब्रीदिंग पे सिर्फ, it is simple. You have to just observe your breathing and then go to observing your sensations. Once you start observing without reacting to sensations, then that you achieve yourself. You know yourself. तो बुद्धिज्म सेज के सही रास्ते पे चलो, सही तरीके का आप काम करो, आप सही सत्य बोलो, आपका जीवन एकदम निर्लेप हो जाए। ये ध्यान की परंपरा, जो विपस्सना की परंपरा है, ऑफ कोर्स विपस्सना थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। बर्मा में अलग तरीके से थोड़ा है, यहाँ पे इंडिया में अलग तरीके से है, फिर चाइना में चान हुआ और जापान में जेन करके हुआ। बेसिक उसका सेम है, ओवर ऊपर मतलब some difference of way of method is different. You just observe yourself, what is happening to you, your sensation, without reacting to your sensations. तो ये कोई भी कर सकता है। तो अगर हम फिर भी अगर हम कुछ ये तो हो गया एक एक जो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बताया, वो जैनिज्म में भी शायद वही था जो इवॉल्व हो गया है, बट बुद्धिज्म में भी वही है, या बुद्धा की टीचिंग में भी वही है कि आपका अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपने आप को Yes. समझना, बेसिकली वो ही एक लिबरेशन का तरीका है, बेसिकली, इफ आई गेट दैट राइट। अगर एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना हो, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे बताया जाता है कि उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। मतलब अगर Yes. आप बुद्धा की बात करें तो बुद्धा से काफी सारे सवाल पूछे गए जिसके उन्होंने आंसर भी दिए अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आजकल की जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन क्वेश्चंस को, एक या दो क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूं, और अगर आप बता पाए कि हाउ इज बुद्धिज्म लुकिंग एट दोज एंगल्स। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत ही जो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की, वो प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान एक रेस में दौड़ रहा है। मतलब हर एक इंसान एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है कि हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा करना है, चाहे फिर हम अपनी जॉब में करें, अपने बिजनेस में करें, और कोई एंड नहीं है उसका। आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जितना आप करते हैं आपको उससे ज्यादा चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आई एम श्योर उनसे पूछा गया होगा कि जो ये एक रेस है, ये आज से तो आई नहीं है, हमेशा से है। पहले के टाइम में लोग राजा होते थे तो उन्हें ज्यादा एरिया चाहिए होता था, जो लोग होते थे उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था। तो क्या इस क्वेश्चन को बुद्धिज्म या बुद्धा आंसर करते हैं अपने मतलब अपने लिबर्ट होने के बाद? मैं ऑलरेडी आई गिव इट द आंसर। वो जो 12 चक्रस है उसमें क्लिंगिंगनेस है। वो क्लिंगिंगनेस की वजह से नाउ यू हैव टू ब्रेक योर चेन ऑन योर ओन, और दैट यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं गलत रास्ते पे हूँ। मतलब गलत रास्ता, जैसे कहा, नोबडी इज टेलिंग यू टू बी पुअर, लाइक करेक्ट। क्लिंगिंग,
You have to survive, you have to live, you have to be creative and you have to do your work. But किसी का छीन के नहीं, खुद का कमा के, yes. तो बुद्धिज्म में वही है, क्लिंगिंगनेस है ना, वो क्लिंगिंगनेस इज द रूट कॉज. I cling to my life, I cling to my things and I want crave for more and more. तो ये रूट क्यों हुआ? इग्नोरेंस. तो बुद्ध ने यही कहा, ये इग्नोरेंस इसका जड़ है, बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग इज परमानेंट. तो जिस दिन आप ये समझ गए कि सब कुछ फ्लक्स है, तो आप उसी तरीके से आप जियोगे, चाहे 2000 साल पहले हो, आज हो या 2000 साल के बाद हो. जैसे अंबेडकर, बाबा अंबेडकर ने भिक्षु को क्या बोला, यू बिकम द सर्विस टू सोसाइटी. जो आपने घर छोड़ा है तो आप अभी पूरी सोसाइटी के हो, तो सर्व द सोसाइटी. जैसे ही वियतनाम में टिच ना थान करके है, उन्होंने एंगेज्ड बुद्धिज्म की बात की. तो you remove ignorance by education and help people in their suffering by serving the needy people. तो इस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्स को लोगों तक पहुंचाया और अप्लाई किया बुद्धिज्म को. ओके सो मेरा इसी के ऊपर ही क्वेश्चन था कि वन थिंग इज टू नो कि ओके ये सब इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है. सेकंड थिंग इज टू नो कि ओके अगर आपको इग्नोरेंस को हटाना है तो आपको ध्यान की तरफ जाना है. अगर आप ध्यान करते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने सब चीजों को परमानेंट माना हुआ है. लेकिन चलिए, मटेरियलिस्टिकली आप इन सब चीजों से दूर आ सकते हैं, बट अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, खासकर उन रिलेशनशिप्स की जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके या शादी होने के बाद आपके स्पाउस हैं, आपके वो लाइफ है, उन चीजों, वो भी तो एक क्लिंज है बेसिकली अगर देखा जाए तो. वो भी एक ऐसी चीज है जो आपको बांध के रखती है. मतलब उस चीज के ऊपर भी क्या यही सॉल्यूशन बताया गया है कि अगर आप इग्नोरेंस से बाहर आ सकते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, या उस चीज के लिए कुछ और कहा गया है? बुद्ध ने खुद ने अपने 7 साल के बेटे को और अपनी पत्नी को जब ये ट्रुथ को, हायर ट्रुथ को, तो ही एक्चुअली रिनाउंस देम. इट डजंट मीन ही हैज कमिटेड इनजस्टिस. यू आर क्लिंगिंग इन, वी आर स्टेइंग इन सोसाइटी, वी हैव रिलेशनशिप्स, यस, बट उस रिलेशनशिप्स में बैलेंस और मॉडरेशन जब होगा, देन ओनली यू विल अचीव. नोबडी इज टेलिंग सबको के भिक्षु भिक्षुणी बनने का नहीं कह रहे, और सबसे होता भी नहीं. ओके, सम आर इन द ले लाइफ, ओके, हाउस होल्डर्स लाइफ. तो हाउस होल्डर्स लाइफ के लिए भी प्रिंसिपल्स जो है वो बताए गए हैं टू लीव योर लाइफ. जैसे इसमें जैनिज्म में बताया कि अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव, जैसे बुद्धिज्म में भी देयर इज दिस सिमिलर थिंग दैट यू लिव अ लाइफ इन मॉडरेशन. उन्होंने तो ऑल द मोर मध्यम मार्ग की बात की है. किसी भी चीज को एक्सट्रीम फॉर्म में आपको नहीं लेके जाना है, वेदर इट इज योर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज योर डिजायर. अगर आप बैलेंस्ड रह सकते हैं इन एवरीथिंग, देन आप उस रास्ते पे जा सकते हैं जो बेसिकली आपको इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगा. It is basically understanding the other in their own perspective. ठीक है, तो थोड़ा सा मैम इसको डाइवर्स करेंगे. सो वी स्पोक अबाउट जैनिज्म, वी स्पोक अबाउट बुद्धिज्म, वी स्पोक अबाउट बुद्धा ऑल्सो, बट आपका एक काफी और स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ स्टडी इज ऑल्सो शैविज्म, जिसमें आप बताया कि आप शिव के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं. अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि ये क्या शैविज्म जो हम हिंदू माइथोलॉजी में शिव को समझते हैं, क्या वही है या कुछ और है? Those are intermingling, complicated things also, but nevertheless, to make it easy, Shiva as a religion and Shaivism as a philosophy. Okay, तो हम जो जैसे मंदिर में जाते हैं वगैरह, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की we have this belief. तो वहाँ पे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं. So Shiva as a destroyer we talk about. That is a one part which has grown independently. Now, when we say about Shiva philosophy, Shaivism, now Shaivism, the Shiva Sutras were written by Vasugupta in 7th century AD in Kashmir. Okay, so in Kashmir, और उसमें एक पंडितों की परंपरा थी और भट्टों की या परंपरा थी. So you have Vasugupta, then you have Utpal Dev, a lot of other acharyas are there. Then major acharya was Abhinav Gupta in 10th century AD. Similarly, in South Indian, you have Shaiva Siddhanta. So these I'm talking about is Shaiva philosophy. The Shiva, the meaning of Shiva is ultimate consciousness.
Like you have air everywhere, the conscious principle known as Shiva is everywhere. So Shiva is known as Shiva. How you describe Shiva is Prakash and Vimarsha, illumination and knowledge. So Shiva is illumination and knowledge. Okay, these are the abstract principle, but you have to understand. But from that abstract principle, came 36 tattvas. So you have Ishvara, Sadashiva, Shakti, Maya, and and then you have all how every human beings, 5 motor organs, 5 sense organs, 5 tanmatras, and 5 panch mahabhutas. So उसमें से 36 tattvas evolved हुए. So this is Shaivism. And they talk about the Shaivism as a philosophy. They talk about soul living as a pashu, animal, and has to overcome that pashu and become Shiva. So you have 3, the malas are there. Malas means what? You can say impurifications, okay, dirt. So you have the ignorance, and then you have all the, basically ignorance is talked about in all the Indian darshanas or religions. So Shiva talks about mala. In Shaivism, it is talked about mala. So those malas you have to purify on your soul. And ultimately, you have to realize that you are the Shiva itself. Okay. So you have the power of chanting. Again, there are the different techniques of meditations, which in one of the acharyas has written 112 techniques of meditations are given. In Vijnana Bhairav, 112 techniques of meditations are given. And so these are the things which Shaivism talks about. And of course, Shaivism as a philosophy, and Shaivism, what we say, Brahma, Vishnu, Mahesh. So in early Vedic literature, you have the mention of Rudra. And from Rudra, the transition happened in the Puranic period, you call it Shaiva. So, it is like that. तो मैम अभी बट मुझे जो चीज क्लियर नहीं है वो ये नहीं है कि अगर हम शैविज्म की बात कर रहे हैं तो क्या हम शिवा की लाइफ से जो हमें लर्निंग मिलती है क्या उसकी बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली बात किस चीज की कर रहे हैं मतलब अगर हम शैविज्म की बात करते हैं तो क्या हम शिवा की बात करते हैं मतलब लॉर्ड शिवा की बात करते हैं या फिर हम कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जैसे आपने बताया अभी मैं जब शैविज्म की बात करती हूँ इट इज अ फिलोसफी ओके इज अ फिलोसफी या दर्शन लाइक अल्टीमेट कॉन्शियस प्रिंसिपल इज शिवा और उसमें से जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म दर्शन है वैसे ये शैव दर्शन सो इन दैट एज आई से आपके हमारे सोल के ऊपर मल है और वो मल को साफ करने के लिए 112 मेडिटेशन टेक्निक्स है शिवा का चैंटिंग है I mean whatever chanting you do and then you attain liberation you become Shiva yourself but this what we use Shiva as a hero is a different thing okay Shiva as a hero और as a hero उसने जो हम स्टोरीज शिवा और पार्वती की स्टोरीज है फिर गणेश और कार्तिक उनके सन्स है फिर वो हिमालय में रहते हैं और फिर वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं एंड यू नो दोज एंड ही फाइटिंग द डेमन्स that as a religion or that is like in from Puranic parampara you have these stories of Shiva as a hero that is a separate thing. ओके तो जो शैविज्म के जैसे आपने बताया कि जो मुझे समझ आया बेसिक्स अभी आपने ये बताया कि कुछ ऐसे मल हैं मतलब 3 जैसे आपने बताया मल हैं अगर आप उनके बारे में भी थोड़ा सा बता पाएं और उन मलों को हटाना बेसिकली उन दोषों को या उन चीजों को हटा के ही आप इग्नोरेंस से बाहर आके बेसिकली या इग्नोरेंस इज वन ऑफ दोस मल तो आप उन चीजों से बाहर आने के लिए आपने बताया 112 मेडिटेशन टेक्निक्स दी गई हैं आप जिनको यूज करके उन मलों से को दूर कर सकते हो अगर आप दूर कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप खुद शिवा बन जाएंगे बेसिकली बन जाएंगे लेकिन अगर आप फिर भी अगर मैं रेफरेंस देखूं शिवा बनने से क्या मतलब है आप उसको भी अगर थोड़ा डिटेल में बताएं लेकिन आप पहले अगर मलों की बात करें कि ऐसे क्या मल हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं और फिर अगर आप थोड़ा सा बताएं कि उन मलों को हटाने के लिए जो आप टेक्निक्स की बात कर रहे थे और कुछ बेसिक चीजें जो लोग जो सुन रहे हैं अगर वो समझ पाए बेसिकली कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि उन मलों से दूर हो पाए तो ये जो मल है वन इज इग्नोरेंस ओके वन इज इग्नोरेंस जो ऑलरेडी यू आर बोर्न विद इग्नोरेंस ना उसको वन इज दैट एंड सेकंड एंड थर्ड आर रिलेटेड विद ऑल योर शब्द रिपुज एज आई से क्रोध मान माया लोभ दैट इज कॉमन अगेन इन ऑल द रिलीजन्स यू कैन से so they talk in the language of mala
सो ये जो 3 मल है जिसने सोल को बांध के रखा है, अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी आर देयर, और अगर आप उसमें ही रहोगे तो आपका इग्नोरेंस बढ़ता जाएगा. तो दिस इज अगेन सिमिलर लाइक इन जैनिज्म, बुद्धिज्म. This is a similar thing in Shaivism with the language they use is mala, ऐसे dirt. और हम एनिमल्स की तरह रहते हैं, तो इसीलिए उसने शब्द यूज किया है पार्श, पशु. ओके, पशु. और पशु को जिसने अपने वश में कर लिया है उसको पशुपति बोलते हैं, इसलिए उसको शिव बोलते हैं, पशुपति. he has overcome the पशु, the animal instincts. तो बेसिकली जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स है उसको ओवरकम करने के लिए आइदर वो चांटिंग है, या आपको रिचुअल्स भी बताए हैं, उधर रिचुअल्स करना है, या तो चांटिंग है, और या तो आप उनमें जो मेडिटेटिव टेक्निक्स है वो मेडिटेटिव टेक्निक्स आप करो. ऑफ कोर्स दे आर हाईली टेक्निकल, यू नीड अ गुरु इन दैट. और आपने गुरु, आप उस परंपरा, आप उस स्टेज तक पहुंच गए, तो आपको अगर एक लास्ट नोट बची है तो ऐसा शक्तिपात हो सकता है, शिव का शक्तिपात, या तो उस अल्टीमेट प्रिंसिपल का शक्तिपात होगा कि आपका फाइनल ग्रंथ खुल जाएगी and you realize that you are the Shiva itself, you are the conscious principle itself. So that is liberation in Shaivism. ओके तो अगर किसी को शैविज्म को समझना है ऑफ कोर्स, तो अगर आप ये देखें कि क्योंकि एंड गोल है शिवा बनना, मतलब खुद शिवा बनना बेसिकली, तो क्या हमें शिव को भी समझना पड़ेगा पहले इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने से? अगर ऐसा है तो अगर आप नॉट फ्रॉम अ माइथोलॉजिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान को ये बताना चाहें कि शिवा बनने से क्या मतलब है, विद द सेंस ऑफ कि शिवा क्या है, मतलब शिवा की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? You are knowledge and you are illumination, you are light itself, you are knowledge and you are light. ऐसे वो मुझे अभी वो ब्रह्मास्त्र मूवी याद आ गया, शिवा तुम कौन हो. So that Shiva is, it is, जैसे मैंने कहा, प्रकाश और विमर्श. तो प्रकाश is your light, your illumination itself and your knowledge itself. तो आपका, हमारा जो नॉलेज अभी लिमिटेड है, वो आपका नॉलेज इनफाइनाइट हो जाएगा. Okay, so does Shaivism believe that Shiva as a real concept, or does it believe as something to, क्योंकि आप बता रहे हो it's knowledge and light. Knowledge and light means that it's a principle Yes. concept basically. Yes. It's not like a person है, जैसे हम No. भगवान शिव को जानते हैं, भगवान शिव की कल्पना से आप शिव बने, वैसा नहीं है. No. शिव को लाइट और एनलाइटनमेंट, जैसे आपने बताया, नॉलेज और लाइट का कॉम्बिनेशन माना गया है. और जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी और आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप शिव स्वरूप काइंड ऑफ बन जाएंगे, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. ठीक है. सो मैम, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. सो बेसिकली यू मेंशन जैनिज्म, यू मेंशन बुद्धिज्म, यू आल्सो मेंशन शैविज्म, एंड दीज आर सम कोर एरियाज जिसको आप स्टडी करते हैं. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, अगर हम अगर जैसे आपने कॉमन थ्रेड्स वैसे भी बताए हैं, बेसिकली एवरीवन टॉक्स अबाउट इग्नोरेंस, एवरीवन टॉक्स अबाउट मोक्षा, एवरीवन टॉक्स अबाउट कुछ लोभ जिसमें आप बंधे हुए हो. लेकिन आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब हम इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं, राइट, तो क्या कुछ ऐसे एक्शनेबल आइटम्स या एक्शनेबल चीजें निकल के आती हैं विच एनीवन कैन स्टार्ट फॉलोइंग इन देयर लाइफ? नॉट फ्रॉम अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सपेक्टिव, राइट, नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपको मोक्ष चाहिए. मोक्ष के नाम से लोग डर के शायद आगे सुनना भी नहीं चाहेंगे, राइट. लेकिन क्या कुछ ऐसे एक्शनेबल चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल दिस व्हाट यू हैव स्टडीड, या जो आप बताते हैं लोगों को? तो सबसे पर्सनली मुझे जो सिंपल लगा ना, वो विपस्सना की 10 दिन की जो आप कैंप करोगे ना, दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड सिंप्लीफाई योर अंडरस्टैंडिंग एंड गेट योर लाइफ इनटू बैलेंस. Okay. बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी कि मुझे कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. इट इज अल्टीमेटली एक रास्ते पे जो हवलदार है उसको वहां ट्रैफिक क्लियर करना है, तो उसको वो विजडम उधर से ही आएगा वो सिचुएशन में, लेकिन उसको वो विजडम कल्टीवेट करनी पड़ेगी. ओके, सो इट इज लाइक दैट कि आई हैव टू बी द लीडर ऑफ माय ओन लाइफ. आई मस्ट नो कि उस सिचुएशन में मैं बाहर कैसे निकलूं और दूसरे को भी रास्ता कैसे दिखाऊं. तो मुझे वो पर्सनली विपस्सना जो मेडिटेशन की टेक्निक है, वो जो है
उसमें से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन उसमें से हमको मिल जाता है। ओके आपने ये एक्सपीरियंस किया है विपासना की जो टेक्निक होती है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि लोग बहुत लोग सुनते हैं कि लोग 10 दिन की विपासना के लिए जाते हैं बट फिर वो डर जाते हैं कि यार 10 दिन तक जाना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, So it's एग्जैक्टली होता क्या है वहां पर जाके? I did 3 10 days and 1 7 days Adi Pathan में मैंने 4 कैंप किया है। And it is you have cleaning your own self। तो हम लोग एक्सटर्नल इतना है कि जब हम अंदर उतरते हैं तो हमको डर लगता है, क्योंकि हमको वहां अंधेरा दिखता है, अंधेरा मिलता है, तो वो डर इस चीज से। लेकिन हमको ये समझना चाहिए मोती ढूंढना है तो हमको अंधेरे को क्रॉस करने ही हमको मोती मिलता है इनसाइड। तो इट इज you have to sit there and observe your breath going and coming, breath going and coming. And then from the 4th day, from top to bottom, you have to experience the sensations what are happening in your body. And top to bottom, bottom to top. That is one. That way, if you are in that mode for 10 days, you learn to act, not react, not retaliate, act. ओके तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है तो एक्शन जरूरी है, नॉट रिएक्शन एंड नॉट रिटेलिएशन। तो जब आपने पूछा ना रिलेशनशिप में क्या जरूरी है, एक्शन जरूरी है। हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं। तो विपस्सना टीचेस यू टू एक्ट एंड नॉट टू रिएक्ट और रिटेलिएट। तो इज देयर एनी मतलब आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप विपासना टेक्निक कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम 4th डे, क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको उस टाइम पे होने लग जाता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें समझ आने लग जाती हैं जो यूजुअली, जैसे आपने बताया एक्ट करना है, राइट, रिएक्ट नहीं करना है, रिटेलिएट नहीं करना है, तो क्या कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनने लग जाती है उस टाइम पे जब Yeah. आप ऐसा कर रहे होते हैं? It takes time, it takes a lot of time। 10 चीजों में आपको अपनी सारी रिलेशनशिप्स, अपने अंदर का बहुत कुछ याद आने लगता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, और उस परिस्थिति में हम अदरवाइज कुछ और करके उस सिचुएशन को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। तो आगे आगे अगर वैसी सिचुएशन मेरे सामने आई तो मुझे कैसा बिहेव करना है, क्या बोलना है, उस समय बोलना है कि चुप रहना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो आई ऑफ कोर्स cried for the first time when I went, and उससे मन बहुत हल्का हो जाता है। And then after 1.5 year I went for the second time, then third time, then I went for 7 days Adi Pathan। तो उससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन बहुत आता है, चीजों को समझने का क्लैरिफिकेशन बहुत आता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एंड स्पेशली हमारे चैलेंजेस हमारे रिलेशनशिप ही होते हैं, तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव को समझने के लिए एक स्ट्रेंथ, अलग ही स्ट्रेंथ मिलता है। ओके ओके क्या जब हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं, विच इज आप हाँ विपासना कैंप से बाहर आए और आप हाँ अपनी लाइफ दोबारा जीना स्टार्ट करते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है कि आप वापस से उसी चक्रव्यूह में और उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं, और जो आपने वो लर्निंग होती है आपकी उस 10 दिन की, क्या उसको कंटिन्यू या उस एक्सपीरियंस को क्या कंटिन्यू रख पाते हैं हम जब हम नहीं, वापस आते हैं? द फर्स्ट थिंग उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू नहीं करना है, बिकॉज बुद्धिज्म सेज एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। So you can't cling on to those experiences. You cannot cling those experiences. Yes, difficulty होती है, it is not that easy। आपको सुबह शाम 20-20 मिनट अगर आप प्रैक्टिस रखोगे रोज तो it becomes easier। बट एक बार आपने वो सीख लिया तो कभी आपके अंदर से वो जाता नहीं। It is a Okay. challenge to keep it learning in when you come to your routine life। But nevertheless, one can definitely overcome that challenge। It is doable। So ma'am, before we conclude our discussion, although हमने सोचा था कि हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, but because one of your other area of expertise is also contemporary Indian philosophy, which is कि जो पिछले 100-150 साल में जो इवॉल्व हुई है हमारी फिलोसफी, उसके बारे में भी आपने काफी स्टडी करी है। तो मैं स्पेसिफिकली 2 लोगों के बारे में आपसे, वैसे तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि किन प्रिंसिपल्स पे, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, बट ऐसी क्या चीजें हैं जो निकल के आई हैं फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। बट बिफोर वी कंक्लूड, मैं 2 लोगों के स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहता हूँ। वन इज
स्वामी विवेकानंद, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की रिसेंट टाइम्स में, तो लोग स्वामी विवेकानंद जी की काफी बात करते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा बता पाए वेरी लेटेस्ट अबाउट महात्मा गांधी, बिकॉज कहते हैं कि उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है स्पेसिफिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स हैं, वो काफी कुछ उनकी तरफ से भी आते हैं, उनकी उनकी लाइफ और लर्निंग से भी आते हैं। तो अगर आप पहले तो थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी है क्या, बेसिक क्या प्रिंसिपल्स हैं जो निकल के आते हैं, और फिर अगर आप स्पेसिफिकली इन दो लोगों की बात कर पाए, अगर आप किसी और की भी बात करना चाहें तो आप अगर कुछ आइडियाज दे पाए। देखिए, when the Britishers came, उन्होंने वो modern education method लाया. Plus you have the Christian missionaries also. Okay, so one is of course from 1000 years we have Islam, then you have Christianity, and then you have the Britishers जिन्होंने modern education system लाया. तो उसका प्रभाव बहुत ही भारतीय सोच पे पड़ा. तो then एक ऐसा दौर था कि कल्चर को, रिलीजन को, बिलीफ सिस्टम को पूरा बुरा मान के बताया गया. That was a very wrong thing which happened. Certain practices, yes, which were regressive, but not everything. No. But when Swami Vivekananda is there on the scene and he reads the Vedas and Vedanta, he brings out the core of Advaita Vedanta and he talks of practical Vedanta. He talks Maya not as an illusion, but Maya as a creative principle. That way he talks about Advaita, and that's how Swami Vivekananda created the effect of what Hinduism is, and that's why in Chicago he says brothers and sisters, because Advaita says we are all from the same conscious principle, and if we are all from the same conscious principle, you and me are brothers and sisters. There is no up and down. There is nothing like that. We all are equal. We are equality. So he talks of practical Vedanta. And this is how he addresses wherever he goes, this is how he addresses, the strength that we all come from the same conscious principle. So he talks about practical Vedanta. And talking about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, yes, he was again influenced by Western. He was a lawyer, we know. When he comes to India, he grows around the world. He has been influenced by Jainism. There's a particular thinker, Srimad Rajchandra. He was a contemporary. There are a lot of exchange of letters where the principle of ahimsa has been in the principle of ahimsa, non-violence, which is there in Jainism. That affected too much on Mahatma Gandhi. And of course, he studied also other religions. And then he talks about communal harmony more. And this non-violence, which he then brings out into his activism. How non-violence he brings out into his activism, which again has influenced the whole world, including Nelson Mandela also. So, and other influential thinkers which I would talk about is Tilak. Tilak he was influenced by Bhagavad Gita, and he talks about, of course, Nishkama Karma Yoga. Tilak is there. निष्काम कर्म योगा मतलब आप काम करें लेकिन आप फल की चिंता ना करें, ऐसा, या कुछ और है इसका मतलब? One meaning is that, but the other meaning is also that you work so that आपको कोई कर्म का बंधन नहीं होता है. Okay, it's in both the ways it has been explained. So, Tilak has interpreted, and Gita Rahasya is an excellent exposition of Bhagavad Gita, Gita Rahasya, Tilak ki. And then you have, of course, Aurobindo, जिन्होंने of course अद्वैत को लेके पूरा उन्होंने अपने आप को regenerate किया. So you have Vivekananda, you have Aurobindo, you have Tilak, you have Mahatma Gandhi, and then Ambedkar. Ambedkar की जो justice है, equality and justice, that is also very important to understand. He talks about compassion, karuna of Buddhism, and he brings out into the public that one has to be compassionate to everybody. And that's how a bhikshu is just not leaving the world. He actually rebirths when he initiates, and therefore he has to serve the society. So that's what Baba Saheb Ambedkar talked. There are many others, but these are the few we can talk about.
या सो अगर हम थोड़ी सी डिटेल में 2-3 लोगों के बारे में बात करें, डिटेल मेरा मतलब है कि किसी को अगर उनकी लाइफ से कुछ सीखना है, राइट, बिकॉज स्वामी विवेकानंद, जैसे तिलक आपने बताया, इवन गांधी जी आपने बताया, इवन बाबा अम्बेडकर ने जो उस टाइम पे बात किया, आज के टाइम में काफी उसका काफी कह सकते हैं कि डाइल्यूज्ड वर्जन को हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल स्पेसिफिकली, काफी खराब पॉल्यूट कर दिया गया उस चीज को। बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद फर्स्ट, जैसे काफी सारी बुक्स भी हैं जो उनके बारे में लिखी गई या हैं, जब वो बाहर गए उन्होंने बाहर जाकर भी काफी बात करी है। तो एक आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, जो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात करी कि हम सेम कॉन्शियसनेस से आते हैं और हम सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इसीलिए हमारे बीच में कोई ऊपर नीचे या कोई डिफरेंस या लड़ाई झगड़ा उस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट क्या कोई और उनके ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में आज के टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसे सेट कि उनका जो की प्रिंसिपल था वो प्रैक्टिकल वेदांत को लेके ही था। ओके, एज बिकॉज जैसे अद्वैत ने क्या कहा कि एवरीथिंग इज इल्यूजन, मैं आपको देख रही हूँ तो सेपरेशन इज इल्यूजन। पर उन्होंने जो कहा कि जो माया है, यू डोंट इंटरप्रेट इल्यूजन, इट इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट, you use had to enhance your creativity, and that don't look at other as a part, but you look the other as a whole of this existence. And that's when you will not commit any injustice to another. You will not look the other as separate from you. So you will behave as you want yourself to be behaved. You will behave the other in that same way. ओके ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्रिंसिपली उन्होंने ये बोला कि जो हम सब हैं, क्योंकि हम सेम कॉन्शियसनेस से आते हैं, तो हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। तो अगर हम सब एक हैं बेसिकली, अगर हम सामने वाले को ऐसा ना देखें कि वो कुछ और है और मैं कुछ और हूँ, हम सब एक हैं, तो हम फिर सामने वाले के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, या गलत वो नहीं नहीं सोच करेंगे जो हम सके, अपने साथ नहीं करेंगे। साथ में करें। थोड़ी सी डिटेल में अगर आप तिलक की भी बात करें, बिकॉज आप बता रहे थे कि उन्होंने बात करी है, वो गीता से इन्फ्लुएंस होके आते हैं यस, और फिर उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो अगर आप कुछ उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए, जो क्योंकि आई थिंक गीता से सीखना इज वन थिंग, बट आज के टाइम में गीता से प्रैक्टिकली सीखना इज डिफरेंट थिंग, मतलब वो बहुत ही अलग चीज है और बहुत ही मुश्किल चीज या भी है। तो अगर आप कुछ बता पाए कि उन्होंने किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, ऑब्वियसली गीता से इन्फ्लुएंस होके। yes, so he actually he uh, उन्होंने गीता ऑफकोर्स कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, गीता रहस्य, that there are different types of actions, you know, कि some actions are rituals, some actions are for liberation, but and you know these were all at the time of freedom, fighting for freedom. तो ऑब्वियसली उनके मन में जो था वो फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए ही वो लड़ रहे थे। So he actually exposed the same principle for fighting for India. You know, so you must lift your weapons or fight for India with the same understanding as Krishna helped Arjuna to overcome emotions and, you know, fight for the cause of justice. मतलब उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को जो उस टाइम पे चल रहा था, विच इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, Yes. उस टाइम पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए या प्रेरित करने के लिए उन्होंने उसकी पैरेलल उन्होंने क्रिएट किया है फ्रॉम भगवत गीता। Yes. ओके, Yes. Yes. एंड ही सेड दैट इट्स लाइक सबका कर्म है एक तरीके से अपनी फ्रीडम के लिए बेसिकली लड़ना, इज प्रॉब्ली जो मुझे समझ आ रहा है फ्रॉम यू कि जो उन्होंने कोर Yes. प्रॉब्ली बात की। When you see injustice, you just cannot keep quiet. You have to, वो आपका धर्म है ना, उस समय आपका धर्म है, वो धर्म की रक्षा के लिए, मतलब वो इनजस्टिस हो रहा है, you have to fight and you have to overcome. मैम ठीक है, तो लास्ट में we'll talk about two people. I think briefly you touched upon both of them, which is गांधी जी and B.R. अम्बेडकर। अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से दोनों को एक एक करके पिक करके ये बता पाए कि उन्होंने कोर, जैसे गांधी जी का सबको पता है कि उन्होंने नॉन वायलेंस की बात की, राइट, बट उन्होंने सिर्फ नॉन वायलेंस की बात नहीं करी है, बहुत सारी उन्होंने और बातें भी करी हैं, जिसकी वजह जो एक्चुअली आज जब हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो सब गांधी जी को रेफर करते हैं, बट
आई थिंक काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि वो काफी खराब उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी बातों को काफी खराब तरीके से लोगों तक प्रेजेंट किया जाता है। बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपने स्टडी किया है कॉन्टेम्प्रेरी टाइम को, तो अगर आप गांधी जी के पर्सपेक्टिव से बता पाए कि एग्जैक्टली दो या तीन चीजें जो वो बोलते थे या जो उनकी कोर बिलीफ थी जिसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, सी गांधी जी ऑलवेज ही टॉक्ड अबाउट सिंप्लिसिटी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उन्होंने स्वदेशी के बहुत जोर लगाया, ओके, स्वदेशी, एंड ही क्रिटिसाइज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कंप्लीटली। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यहाँ तक डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, पुलिस को कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया, और आपस में मैटर को बात करके सुलझाना, अपने देसी दवाओं को यूज करना और कोर्ट तक बातें ना जाए इस तरह के सुलझा देना, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत की है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस इज वन पार्ट ऑफ इट, जो उन्होंने ऑफ कोर्स पॉलिटिकली उन्होंने यूज किया है, ये तो सच है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट दिस आर द थिंग्स। डाइट के ऊपर जैसे उन्होंने सी ही हैड लिव्ड अ पर्टिकुलर डाइट, तो वो डाइट फॉलो किया तो स्वस्थ रहना, और स्वदेशी की बात की तो इकोनॉमी को बचाना, मतलब इकोनॉमिक रहना, और इकोनॉमी में यूज चीजें उसको बात की। तो दिस इज वेयर गांधी जी ऑल्सो फोकस्ड अपॉन। ओके, तो आपने डाइट की बात की, क्या कुछ ऐसा लिखने में या पढ़ने में कुछ ऐसा मिलता है कि वो क्या देखो, डाइट? वो हमेशा बकरी का दूध पीते थे, और बकरी 32 प्रकार के हर्ब्स खाती है, तो वो इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, तो आज तो कोई इस बारे में बात नहीं करता है, मतलब नहीं बकरी करता का दूध है, तो पर कोई भी नहीं पीता है। या या दिस इज अवेलेबल इन योर विलेजेस, तो वो थोड़ा खारा तीख उसके टेस्ट पे जाता है, बट इट वाज वेरी हेल्दी। बकरी का दूध वो लेते थे, वो बकरी 12 प्रकार के वो लीव्स खाती है, तो 12 प्रकार के हर्ब्स होते हैं, उसका दूध बहुत हेल्दी होता है। क्या कुछ लाइफस्टाइल की भी बात करते थे वो, मतलब दिनचर्या की या लाइफस्टाइल की, कि किस तरीके से I आपको have अपना not डे gone to, but बिताना चाहिए? no, not nothing like that. See what day they will have. उनका क्या था? Of course, morning prayer तो थी, और बाद में he had nothing of that sort. But this specifically I remember. I read about it. ओके, ठीक है मैम। लास्ट में लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज आई थिंक हमारा पूरा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल का ढांचा है वो वो काफी अम्बेडकर कुछ जी। अंबेडकर जी से आता है, और उसको भी काफी पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट और खराब कर दिया गया है, मतलब काफी अपने वोट्स के लिए काफी यूज किया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। बट अगर आप बी आर अम्बेडकर की भी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बता पाए जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा उनकी बातों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिकली, आई एम आस्किंग फ्रॉम बी आर अम्बेडकर पर्सपेक्टिव, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज नाउ रॉन्गली अंडरस्टूड, बिकॉज उनको जोड़ के बहुत देखा जाता है स्पेसिफिकली टू अ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स यू टॉक्ड अबाउट देम एंड यू टॉक्ड अ लॉट अबाउट दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट आई एम श्योर कि उन्होंने सिर्फ एक सेक्शन की बात नहीं की, उन्होंने उस सेक्शन की बात की है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो अगर आप थोड़ा सा उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए, और अगर आप कुछ जो रॉन्ग तरीके से आज उनको कई जगहों पे देखा जाता है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात कर पाए। हाँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये बुद्धिज्म पढ़ा, तो बुद्धिज्म उन्होंने, सी द प्रॉब्लम वाज, उनको जो टच किया वो कास्ट सिस्टम था। तो जब उन्होंने क्या कि हिंदुइज्म में हमको कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो व्हाट टू डू, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स को पढ़ के बुद्धिज्म में उन्होंने, आफ्टर लॉट ऑफ कंटेम्पलेटिंग, रीडिंग, रीइंटरप्रेटिंग बुद्धा's life, he entered to Buddhism and accepted Buddhism, and therefore the conversions happened. उनका की प्रिंसिपल था जो करुणा, मैंने बताया बुद्ध की करुणा के बारे में जो बताया, और वो करुणा के उन्होंने उसको पकड़ा, एंड कंपैशन टुवर्ड्स एवरीबॉडी। ओके, सेकेंडली ही सॉ दैट बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस। उनको बाकी रिलीजन पढ़ने से लगा कि बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस एंड मध्यम मार्ग, दैट वाज इजी फॉर पीपल टू फॉलो। So that was core he talked. Third thing, people जो अब तक जिनको ह्यूमन भी नहीं समझा जाता था, पहले उनको ह्यूमन है वो तो बताओ, फिर उनको पढ़ाई लिखाई के लिए एक स्पेशल अप्रोच दो। जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसको हम स्पेशल स्कूल में डालते हैं, वैसे ही जिनको हम कुछ नहीं समझते, पहले उनको आप ह्यूमन है वो तो बताओ, ह्यूमन है उनको स्पेशल स्टेटस दो, फिर उनकी थर्ड जनरेशन आ गई तब वो स्पेशल स्टेटस हटा दो, मतलब रिजर्वेशन हटा दो। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था 60 इयर्स के बाद रिजर्वेशन हटा दो।
क्योंकि तब तक थर्ड जनरेशन खड़ी हो जाएगी और बाद में उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज को आज गलत समझा गया है। हाँ, मतलब लोग शायद बात इसी बारे में करते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन की परमानेंस की बेसिकली बात की कि रिजर्वेशन नहीं, होना ही होना चाहिए। करेक्ट। 60 इयर्स के बाद उसको हटाना चाहिए, क्योंकि थर्ड जनरेशन इज रेडी। तो बाद में तो वो ऑलरेडी द एजुकेशन इज गॉन, आपको इक्वल स्टेटस मिल रहा है। अंडर प्रिविलेज जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ, उनको प्रोटेक्ट करो, आपके जैसा बनाओ, एंड देन यू रिमूव द स्पेशल वॉट एवर इज गिवन टू गिवन, बिकॉज देन यू डोंट रिक्वायर इट। तो जिसको रिक्वायर्ड है उसके लिए करो, जिसको बाद में नहीं रिक्वायरमेंट, यू रिमूव इट।